आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अनंतनाग आतंकी हमले से नाराज सीमा हैदर ने लगाई पाकिस्तान की क्लास। यूपी में भाजपा ने किया संगठन में बड़ा फेरबदल, एक झटके में बदले 69 जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को थमाया सियासी हथियार, डिप्टी सीएम के इस बयान की चहुंचोर चर्चा, विपक्ष ने बनाई रणनीति। इन 5 देशों में निपाह की दहशत, अब तक नहीं बन पाई है वैक्सीन। विदेशी मंत्री की तरह अब गायब चीन के रक्षा मंत्री, अमेरिका ने भी उठाए सवाल। सुपौल के 32 पंचायत में 23,000 बाढ़ पीड़ित चिन्हित, 19,500 परिवार को करीब 13 करोड़ 65 लाख का हुआ भुगतान। बॉक्स ऑफिस पर ड्रीम गर्ल 2 का हुआ बेहाल, 22वें दिन महज इतनी रही कमाई। और रोहित शर्मा ने बांग्लादेश से हार के बाद बताया क्यों बदली थी आधी टीम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना पर व्यथित सीमा हैदर और सचिन मीना ने पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली आतंकी हरकतों को लेकर उसे जमकर लताड़ा है। हैदर ने न्यूज़ 18 की टीम से बात करते हुए पाकिस्तान के नापाक आतंकी हमले की साजिश पर उसे जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से वहां रहने वाले लोग भी बहुत परेशान हैं। सीमा ने कहा कि मैं अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और सभी से अपील करती हूं कि ये सब अब बंद होना चाहिए। सीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसने हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी की ओर से शुक्रवार दोपहर जारी बहुप्रतीक्षित जिला अध्यक्षों की सूची में 98 संगठनात्मक जिलों में से 69 में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि 29 मौजूदा जिला अध्यक्षों को मौका दिया गया है। लखनऊ महानगर में आनंद द्विवेदी और लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भाजपा में बीते 2 महीने से मशक्कत चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बीते सोमवार से प्रतिदिन क्षेत्रवार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मंथन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ क्षेत्रीय अध्यक्षों और आरएसएस के पदाधिकारियों से भी सूची पर राय शुमारी की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी का कहना है कि सभी प्रमुख लोगों से राय शुमारी के बाद सर्वसम्मति के आधार पर नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि एक रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हिंदुत्व की पीच पर उसी तरह से खेल रहे हैं जैसे बीजेपी खेला करती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और बघेल सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा सियासी हथियार थमा दिया है और बीजेपी अब पूरे राज्य में कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री के बयान का जोर शोर से प्रचार प्रसार करने की तैयारी कर रही है। दरअसल गुरुवार 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। राज्य सरकार की तरफ से उनकी अगवानी करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। केरल में निपाह वायरस के कारण दहशत का आलम है। यह वायरस कई देशों में अपना प्रकोप फैला रहा है। इसे पहली बार 1999 में पहचाना गया। यह वायरस अब तक 5 देशों मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, फिलीपींस और भारत में रिपोर्ट किया गया है। इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो यह वायरस 2018 के बाद से केरल में चौथी बार सामने आया है। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के मामले फिर से सामने आने के बाद हाई अलर्ट है। यहाँ निपाह वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 3 अन्य
मरीजों को अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। इनमें 2 वयस्क और एक बच्चा भी शामिल है। यह वायरस केरल में बीते 5 सालों में चौथी बार सामने आया है। इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो यह वायरस 2018 के बाद से केरल में चौथी बार सामने आया है। तब इस वायरस से 23 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 21 लोगों की जान चली गई थी। 2019 और 2021 में निपाह हल्का प्रकोप दिखा था, जिसमें 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई थी। निपाह एक जूनोटिक वायरस है, जिसका संक्रमण जानवर से इंसानों में होता है। यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे मनुष्यों के बीच स्राव के संपर्क में आने से फैल सकता है। चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू 2 हफ्ते से सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। क्या चीन उनके खिलाफ कोई कदम उठा रहा है? एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने चीन के रक्षा मंत्री के पब्लिक में ना देखे जाने पर सवाल पूछा। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने चीन के रक्षा मंत्री के पब्लिक में ना देखे जाने पर सवाल पूछा है। चीनी रक्षा मंत्री ली सांगफू पिछले 2 हफ्तों से नहीं दिखे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं उन्हें भ्रष्टाचार के किसी मामले में साइडलाइन कर दिया गया है। चीन की ओर से इस बारे में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जापान में अमेरिकी राजदूत राहम एमेनुएल ने सी सांगफू गैर हाजिरी के बारे में कयास लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन की सरकार में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ली से पहले भी चीन के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है। सुपौल में कोसी नदी का कहर अब शांत हो चुका है। बीते करीब 10 दिनों से कोसी बैराज पानी डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से कम रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सुपौल के 5 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 32 पंचायत के करीब 23,000 परिवार बाढ़ पीड़ित चिन्हित किए गए हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि अगस्त महीने में 2 बार कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया था। इस साल जब 14 अगस्त को पहली बार कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ था, यह पानी आबादी वाले इलाकों से तेजी से बाहर निकल गया। जब दूसरी बार बीते 24 अगस्त को कोसी बैराज से डिस्चार्ज एक बार फिर 4 लाख क्यूसेक के पार हुआ, तो इसे निकलने में 4 से 5 दिनों का समय लग गया। लिहाजा बड़े पैमाने पर फसल और गृह की क्षति हुई। डीएम ने बताया कि तत्काल ही प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन शुरू कर दिया गया। पहले फेज में करीब 19,500 बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवार को चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में फिर से सर्वे कराकर 3,500 अतिरिक्त पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया है। बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर हर किसी को हैरान किया। सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना की ये मूवी दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रही, लेकिन शाहरुख खान की जवान की रिलीज के बाद से ड्रीम गर्ल 2 की कमाई का स्तर हर रोज गिरता ही चला जा रहा है। कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने सिनेमाघरों में दर्शकों को जमकर हंसाया। आलम ये रहा कि फैंस को आयुष्मान खुराना की ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। बॉक्स ऑफिस पर भी इस शानदार फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पर अनोखा कारनामा कर दिखाया है। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज के बाद से ड्रीम गर्ल 2 उभर नहीं पा रही है, जिसके चलते हर रोज इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि ड्रीम गर्ल 2 ने 22वें दिन कितना कारोबार किया है। पहले 3 सप्ताह तक ड्रीम गर्ल 2 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफर जारी रहा। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक हर किसी ने डायरेक्टर राज सांडिल के निर्देश में बनी इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आलम यह रहा कि पहले पार्ट की तरह ड्रीम गर्ल का दूसरा पार्ट भी सफल साबित हुआ, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने में भी सफल हुई। टीम इंडिया को एशिया कप 2023 के फाइनल से पहले बांग्लादेश के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। कोलंबो में हुए आखिरी सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने एक रोमांचक मुकाबले में भारत को 6 रन से हराया। ये एशिया कप में बांग्लादेश की 2012 के बाद भारत पर पहली जीत रही। टीम इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी। इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए आधी टीम इंडिया बदल दी थी। हालांकि ये बदलाव भारत पर भारी पड़े और फाइनल से पहले भारत को हार झेलनी पड़ी। रोहित शर्मा
भी इस हार से बहुत ज्यादा मायूस नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हम जैसा खेलना चाहते थे वैसा नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, हम कुछ खिलाड़ियों को गेम टाइम देना चाहते हैं, बड़ी तस्वीर को जहन में रखकर ही हमने ऐसा किया। हम इस मुकाबले में जैसा खेलना चाहते हैं वैसा नहीं खेले। हमने इस मैच में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिनके वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना है।